हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज की इस फिजिक्स की क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। हमने लास्ट वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, मतलब तरलों के यांत्रिक गुण। यह आपकी प्रबोध बुक के पेज नंबर 584 से स्टार्ट होगा और आज के इस वीडियो में हम 584 से लेकर 590 तक के चैप्टर्स में जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इस फ्लूइड्स की। जब हम तरल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जल, पानी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तरल का मतलब होता है जिसमें बहने का गुण हो, और बहने का गुण तो गैसों में भी होता है। इसलिए द्रव और गैस दोनों ही प्रवाहित होती हैं और इसीलिए हम दोनों को ही तरल के रूप में सम्मिलित करते हैं। ठोसों के विपरीत तरल की कोई अपनी निश्चित आकृति नहीं होती और वहीं गैसों की अपेक्षा ठोस और द्रव की संपीड़ितता बहुत कम होती है। मतलब उनको हम कंप्रेस करने के लिए गैस को छोड़ के गैस की अगर हम अपेक्षा करें तो ठोसों और द्रवों में हमको कंप्रेस करने, दबाने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन गैसों में बहुत अधिक होती है। तरलों का मूल गुण यह है कि वह विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। विरूपण प्रतिबल आप लोगों को याद है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है इसके बारे में, जिसके माध्यम से वस्तुओं में जो उसकी विकृति को हम बदल सकते हैं। अतः थोड़ा सा विरूपण प्रतिबल लगाने से भी इनकी आकृति बदल जाती है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। मतलब थोड़ा सा भी बल लगाओगे तो ये तुरंत ही विरूपित हो जाता है। तरल द्वारा किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिबल को हम तरल का दाब कहते हैं। दाब बराबर आप जानते ही हैं बल बटे क्षेत्रफल, तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पर तरल के लिए भी बोलेंगे। तरल में भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहेंगे और वहीं प्रतिबल जो है वह होगा यह एक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किंतु इनका मान जो है हर सतह पर भिन्न भिन्न होगा। प्रतिबल को जरा अच्छे से समझ लेते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रतिबल जो है वो प्रतिक्रिया बल होता है। प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रतिक्रिया जो प्रतिबल होता है वो तरलों के आयतन के साथ साथ आकृति में भी परिवर्तन करता है, और जबकि दाब जो है वो आयतन में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों के संबंध में एक दाब संबंधी प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला, द्रव के अंदर दाब एक समान रूप से अगर संचरित है, मतलब उन्होंने ये बताया कि द्रव के अंदर जो दाब रहता है वो हर जगह पर समान रहता है। इस संबंध में उन्होंने एक नियम दिया हमें कि जब भी बंद द्रव के किसी भी भाग पर, बंद द्रव मतलब बहता द्रव नहीं होना चाहिए, तो बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित होता है। अर्थात अगर वो बंद द्रव है तो एक जगह पर अगर आपने कोई भी दाब लगाया, कोई भी बल लगाया, तो दाब लगेगा उसके एकांक एरिया पे, तो वह दाब जो है, द्रव का एक गुण होता है कि वो उतना ही जो बल है वो हर जगह पर, द्रव के हर जगह पर आपको उतना ही दाब जो है वो आप दिखाई देगा। अर्थात दिखाई तो नहीं देगा, आपको ये अनुभव होगा। जैसे कि हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें एक साइड में एक एरिया है, कम एरिया A1, और दूसरे साइड पे दूसरा एरिया है जहाँ पर बहुत मोटा एरिया दिखाई दे रहा है, वो A2 है। आपने अगर F1 बल लगाया है और A1 एरिया पर लगाया तो वहाँ पर जो दाब रहेगा, सपोज आपने पिस्टन के द्वारा दाब लगाया, पिस्टन समझते हैं आप लोग, जैसे वो साइकिल में हवा भरते हैं ना, तो जो शेप रहता है वो पिस्टन का शेप रहता है।
तो पिस्टन से आपने दाब लगाया, तो जितना दाब इस एरिया स्मॉल एरिया पे लग रहा है बिल्कुल वही दाब आपको कहाँ नजर आएगा, इस दूसरे वाले एरिया पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय गुरुत्व का प्रभाव को हम नगण्य मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि इस समय गुरुत्व जो है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल रहता है। पास्कल के इस नियम को और भी अच्छे से समझ सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर भी वही शेप दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में कहा था कि एक तरफ एरिया कम है और वहाँ पर अगर आपने F1 बल लगाया तो आप F2 जो जिस दूसरे डायरेक्शन पे जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर उस F2 कितना लगेगा उसकी गणना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले एरिया पर जो दाब है P1 वही दाब, बिल्कुल उतना ही दाब आपको दूसरे वाले एरिया जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर दाब अगर मैं P2 बोल रही हूँ तो दोनों P1 = P2 होगा। ये पास्कल का नियम है कि हर जगह पर दाब बराबर रहता है, मतलब P1 = P2। तो इसके हिसाब से अगर मेरे को दूसरे एरिया पर F2 की गणना करनी है कि वहाँ पर बल कितना लग रहा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F2 = F1 × A2/A1। ये कहाँ से आया, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप P1 = P2 करोगे और P1 और P2 में जब आपने F1/A1 = F2/A2 करोगे और F2 का मान को निकालने के लिए A2 को पक्षांतर कर दोगे तो आपको मिलेगा F2 = F1.A2/A1। पास्कल के नियम का प्रयोग करके हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यह एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से बहुत ही कम बल लगा करके हम भारी वस्तुओं को ऊपर चढ़ा सकते हैं। यह उपकरण पास्कल नियम पर ही पूर्णतः आधारित होता है। इस यंत्र की बनावट कैसी होगी, जरा डायग्राम में जरा देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है एक डिब्बा दिखाई दे रहा है और उस पर दो अलग अलग एरिया का आपको क्षेत्र मतलब दिखाई दे रहा है। एक साइड में एरिया कम है, दूसरी साइड में एरिया ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ जहाँ पर एरिया कम है उसको मैंने A1 नाम दे दिया और वहाँ पर मैंने F1 बल लगाया और इसका दाब हो जाएगा P1। जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर A2 बोल रही हूँ, उसका दाब P2 और वहाँ पर बल जो लग रहा है वो ऊपर साइड में लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन को देखिए, है ना, वहाँ पर हमने ऊपर की डायरेक्शन पे बल दिख रहा है, डायरेक्शन जो इसका। तो कार जो है अगर मेरे को ऊपर उठाना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना है, तो आपको कोई चीज़ को ऊपर उठाना है तो आप क्या करेंगे, जो जिस साइड में एरिया कम है उस साइड में आपने फोर्स लगाया। तो जिस साइड में आपका एरिया कम है उस साइड में जैसे ही आपने थोड़ा बल लगाया तो उसके कारण से वो जो दाब उत्पन्न होगा वही दाब बिल्कुल दूसरे वाले एरिया पे पहुंच जाएगा और उस समय जो मेरा F2 रहेगा वो F1/A1 × A2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में क्या है, पूरा हमने उसके जो यंत्र है उसमें बीच में पूरा जल भरा हुआ है, तरल, कोई भी लिक्विड आपको डालना है तो वो लिक्विड के माध्यम से जो दाब जो आपने पहले साइड में लगाया था वही दाब बिल्कुल सेकंड जो साइड है उस पर भी उत्पन्न हो जाता है। जिस भी वस्तु को आपको ऊपर उठाना रहता है उसे आप अधिक वाले क्षेत्रफल पर प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, मैं एकांक एरिया पर, मेरा जो बल है वो एकांक बहुत कम एरिया था तो उस पर मैं बल लगा रही हूँ। मैं किस साइड बल लगाऊंगी, जहाँ पर एरिया कम है उस साइड मैंने बल लगाया तो दाब अधिक उत्पन्न हो जाएगा। अब उसके कारण से जितना भी दाब वहाँ पर लगा है वो वही दाब बिल्कुल दूसरे साइड पे चला जाएगा और वो दाब आपको, क्योंकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा होने के कारण से जो आपका बल है वो कम हो जाएगा। आप F2 का जब फॉर्मूला देखेंगे तो F2 = F1/A1 × A2 है, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, F1, A1 और A2 पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने A2 को बढ़ा दिया है ना, A2 बढ़ाया हुआ एरिया है तो F2 = F1/A1 ये हमने दिया और इंटू A2 हो जाएगा। जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतना F2 जो है वो बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने थोड़ा ही F1 दिया, मैंने थोड़ा ही बल दिया और मेरा F2 मुझे ज़्यादा मिलेगा और उसका डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन पे, तो वस्तु जो है वो कम बल लगाकर ही ऊपर उठते जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी सिद्धांत पे बच्चों द्रव चलित ब्रेक भी बनाया जाता है।
पास्कल के नियम पर आधारित इस ब्रेक का उपयोग मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है। इसका सिद्धांत भी बिल्कुल वही है जो हम लिफ्ट में यूज करते हैं। लिफ्ट का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, हम कंबल लगाएं और तरल के माध्यम से वह दाब जो है वो अलग दूसरी जगह पर फैल जाए, जिसके कारण से जहाँ पर का एरिया ज़्यादा है वहाँ पर ऑटोमेटिक बल जो है वो अधिक हमको प्राप्त हो जाएगा। हम बल कम लगा रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिक वो बल जो है वो बढ़ जाता है। तो यही इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये ब्रेक जो है वो भी वर्क करता है। द्रव चलित ब्रेक की संरचना आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें एक ब्रेक पेडल होता है, जहाँ पर देखो शूज लगा है ना, शूज के पास में पेडल है। तो पेडल पे जैसे ही हम लोग बल लगाते हैं तो एक आपको आगे दिख रहा है एक सिलेंडर जिस पर कि तरल भरा होता है और उस पर वो बल जो है जो हम शूज़ के थ्रू लगाते हैं वो चला जाता है। जब पेडल पर थोड़ा सा भी बल लगाया जाता है तो यह बल अधिक परिमाण में ब्रेक तरल के द्वारा पहिए से जुड़े हुए बेलन में पहुंच जाता है। आपको उससे जुड़ा हुआ एक बेलन दिखाई दे रहा है और वहाँ पहुँच जाता है। अतः बेलन पर लगे पिस्टन बाहर की ओर गति करते हुए शूज़ ब्रेक को दबाते हैं और शूज़ ब्रेक पहिए के ड्रम में लगे जो लास्ट में जो ब्रेक का अस्तर होता है उसको दबा देता है और जिससे कि पहिया जो है बिल्कुल रुक जाता है। जब पेडल से हम लोग दाब हटा देते हैं तो ब्रेक शूज़ में जो दाब है वो अपने आप कम होने के कारण से उसमें लगे स्प्रिंग्स वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और ब्रेक अस्तर भी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से पहिए में से ब्रेक जो है वो हट जाता है और वो नॉर्मल स्थिति पे आ जाता है। अब हम समझते हैं धारा रेखीय प्रवाह। आप देखे हैं बहुत ही शांत जल जब चलता है, नदी का जो प्रवाह होता है, समुद्र का जो जल रहता है, तो सभी में अलग अलग जो है उनकी वेलोसिटी रहती है, उनका प्रवाह जो होता है जल का वो अलग अलग होता है। तो यहाँ धारा रेखीय प्रवाह का मतलब होता है जब कोई तल इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है जिस पर उसके आगे वाला कण चल रहा हो। या जैसे अपन बोलते हैं ना भेड़ की चाल, भेड़ की चाल में क्या होता है, एक भेड़ जिस डायरेक्शन पे चल रहा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे दूसरा भी उसके जो पीछे रहता है वो भी वैसे ही चलता है। अगर सामने गड्ढा होगा तो वो गड्ढे में गिर जाते हैं। बिल्कुल वही चीज होता है धारा रेखीय प्रवाह, जिसमें कि जो तरल रहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते जाते हैं उसी चाल से और उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस मार्ग पर उसके आगे वाला कण जो है वो चलता है। इसे अपरिवर्ती प्रवाह भी कहा जाता है। धारा रेखीय प्रवाह में जो धारा रहती है, मतलब जो कण रहता है वो एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, मतलब जो रेखाएं बनती है वो एक दूसरे को कभी काटती हुई आपको नजर भी नहीं आएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, किसी द्रव का वह अधिकतम प्रवाह वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो क्रांतिक वेग कहलाता है, जिसे हम VC से दर्शाते हैं। अर्थात एक समय ऐसा आता है जिसके ऊपर उसका वेग अगर बढ़ाते हैं द्रव का तो वो धारा रेखीय प्रवाह को छोड़ करके वो विशुद्ध प्रवाह में गति करने लगता है। तो वह अधिकतम वेग जिस पर की जो धारा है वो हमको बिल्कुल धारा रेखीय दिखाई देता है, वो होता है क्रांतिक वेग। विक्षुब्ध प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो कणों की गति क्या होगी, अनियमित हो जाएगी। मतलब वो बिल्कुल किधर भी चलेंगे, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, जिससे कि तरल में भंवरे या एडी, उसको इंग्लिश में एडी बोलते हैं, वो उत्पन्न होने लग जाती है और इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। जब तरल के कणों की गति अनियमित हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, जिगजैग हो तो तरल के प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो तेज बहने वाली जितनी भी नदी तालाब होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गति से पानी का प्रवाह दिखाई दे, जैसे बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, आंधी तूफान में चलने वाली जो भी वायु है, वो सभी जो है वो विक्षुब्ध प्रवाह के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार से अगर डिफरेंस देखेंगे तो आप खुद ही बता सकते हैं धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में। धारा रेखीय प्रवाह में कणों की गति बिल्कुल एक समान होगी और बिल्कुल आगे वाले कण का वो अनुसरण करते हुए पीछे वाले कण भी धारा रेखीय प्रवाह में चलते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इस प्रवाह में किसी भी बिंदु से गुजरने वाले कणों के वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। धारारेखीय प्रवाह में सदैव जो उनका वेग रहता है, प्रवाह में जो कणों का वेग रहता है वो क्रांतिक वेग से कम रहेगा, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में वेग जो रहता है वो क्रांतिक वेग से अधिक होगा। इसमें कणों का जो मार्ग रहेगा वो सरल रेखा में रहता है। जब धारारेखीय प्रवाह करता है तो वही विक्षुब्ध प्रवाह में कणों का मार्ग अनियमित होता है, किधर भी जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब हम पढ़ते हैं अविरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब कोई आदर्श द्रव का मतलब क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई संपीड़ नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से प्रेशराइज नहीं होना चाहिए वो। और अश्यान का मतलब जैसे ऑयल होता है ना, तेल होता है, वो श्यानता ज़्यादा होती है बोलते हैं। और जब पानी और तेल को देखोगे तो थोड़ा थिकनेस रहता है तेल में, तो वो उसकी श्यानता होती है ना। तो ऐसा आपको द्रव लेना है जिसमें कोई भी श्यानता नहीं होनी चाहिए, अश्यान होना चाहिए वो। और जब उसको हम असमान परिच्छेद वाले नली से गुजारते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह का वेग का गुणनफल अगर मैं करती हूँ तो हर जगह पर मुझे समान मिलता है। लिखा हुआ है ना A1 V1। अगर आपने एक एरिया लिया है जहाँ पर एरिया A1 है और उसका वेग है V1, और दूसरा आपने एरिया लिया A2 और V2, आपको दिख रहा है एक जगह पर ज़्यादा मोटा है, एरिया ज़्यादा है, और एक जगह पे कम है ना, A2 कम दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही जगह पर अगर मैं देखूं तो कंटिन्यूटी थ्योरम मुझे ये कहता है कि A1 V1, मैंने वेग लिया द्रव का और क्षेत्रफल लिया, A1 V1 हो गया, इज इक्वल टू मुझे मिलेगा A2 V2। ये कहीं पर भी मैं देखूं तो ये हमेशा ये रूल हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें जो द्रव है वो धारारेखीय प्रवाह में गति करना चाहिए। इससे ये जो रूल है ना, इससे एक फ़ायदा होता है क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बोले हो, मतलब बराबर वैल्यू होना चाहिए करके। अब एक का मान अगर कम हो रहा है तो दूसरे का मान बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगी ना। तो आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे कि अगर मेरे को अगर हम लोग पाइप से पानी डालते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, तो पानी दूर जाए इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पाइप के सामने के सिरे को थोड़ा सा दबा देते हैं। एरिया क्या हो जाता है बेटा, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम होने से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वो क्योंकि A1 V1 A2 V2 है, तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमने एरिया को कम कर दिया, तो इससे पानी जो है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में, आपको सोचना है, समझना है और लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही। आज का होमवर्क है हमारा, दाब और प्रतिबल में अंतर लिखिए, प्रणोद को परिभाषित कीजिए। प्रणोद आपने पहले भी पढ़ा है, उसको परिभाषित करना है। धारारेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर अपने मन से लिखना है। दैनिक जीवन में अविरलता के सिद्धांत कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, कम से कम आपको एक उपयोग जो है लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।